उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज एक साथ 5 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। खबर दर खबर में इस खबर की पूरी तफसील जानेंगे। वेस्ट बंगाल में असम्बली में एक नया कानून मंजूर किया गया है और 77 मुस्लिम बिरादरियों को ओबीसी से निकाल दिया गया, रिजर्वेशन से उन्हें महरूम कर दिया गया है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ईरान के तई लबो लहजा अब बदल गया है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि खबर दर खबर के इस प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए, हमारी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दाल मंडी एक इलाका है और उस दाल मंडी इलाके में लगातार मस्जिदों को, दरगाहों को, मदरसों को बुलडोज़ किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। और आज यानी 1 जुलाई 2026 को एक साथ 5 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। और इनमें कई मस्जिदें ऐसी हैं जो पुरानी हैं, तारीख़ी है। मिल्लत टाइम्स की जर्नलिस्ट मौजूद है वाराणसी में, खुशहना रंग। उन्होंने बाज़ाब्ता हमें ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, तस्वीरें भेजी है। उन्होंने हमें बताया कि पुलिस पूरे इलाके में तैनात कर दी गई, ड्रोन से निगरानी कर दी गई, किसी को वहां जाने नहीं दिया गया, मीडिया को भी जाने से रोक दिया गया। और उसके बाद बुलडोज़र के ज़रिए 5 मस्जिदों को एक साथ प्रशासन ने शहीद कर दिया है। मस्जिदों पर बुलडोज़र चलने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह पुरानी और तारीख़ी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। जिन 5 मस्जिदों को तोड़ा गया है उसमें एक पुरानी और तारीख़ी मस्जिद है जिसका नाम है मिर्ज़ा करीमुल्लाह बैग मस्जिद, दूसरी है निसार मस्जिद, तीसरी है अली रज़ा ख़ान मस्जिद, चौथी है संगे मरमर मस्जिद और 5वीं है रंगीले शाह मस्जिद। इन 5 मस्जिदों को आज वाराणसी में शहीद कर दिया गया, ड्रोन से निगरानी की गई और किसी को वहां नज़दीक जाने नहीं दिया गया। इससे पहले भी 1000 साल पुरानी मस्जिद को वाराणसी में शहीद कर दिया गया था। 10 दरगाहों को, मज़ारों को वहां तोड़ा गया है। दाल मंडी इलाका को चौड़ा करने के नाम पर, कुशादा करने के नाम पर चुन चुन कर वहाँ मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। खुशरंग हिना ने हमें वहाँ से जो रिपोर्ट भेजी है आप उससे सुनिए। इस समय मेरी मौजूदगी वाराणसी की दाल मंडी में है। ये वही दाल मंडी है जिसका पुराना इतिहास रहा है। और बता दें कि आज उस दाल मंडी में बड़ी कार्रवाई हो रही है। बड़ी कार्रवाई में बता दें कि 187 मकानों को ध्वस्त करना था, जिसमें 181 पर तो कार्रवाई हो रही है। उसमें चौड़ीकरण की जद में 6 धार्मिक स्थल आ रहे थे, यानी कि 6 मस्जिदें आ रही थी। उनमें से आज बड़ी कार्रवाई हो रही है। 5 मस्जिदों का जो है वो आज ध्वस्तीकरण। जो मस्जिद है चौक थाने जस्ट बगल से ये जो रास्ता है, इस रास्ते से जस्ट पीछे पहली मस्जिद करीमुल्लाह, जो कि आप देख सकते हैं। टोटल 5 मस्जिद पर आज जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। सुबह 6 बजे से ही प्रशासन की भारी फोर्स मौजूद थी। आरपीएफ, सीआरपीएफ, सिविल फोर्स सभी मौके पर तैनात थे। और तो चौक के तरफ से भी पूरा रास्ता जो है देखिए सील कर दिया गया है ताकि कोई भी लोग जो है वो अंदर ना जा सके। 3 शेड लगा दिया गया है, लगा दी गई है, पर्दे लगा दिए गए हैं, ग्रीन पर्दे भी लगा दिए गए हैं बाद में, ताकि किसी भी तरीके से कोई फुटेज, कोई बाहर ना जा पाए। हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और बता दें कि ये सबसे बड़ी कार्रवाई आज वाराणसी की दाल मंडी में देखी जा रही है। बता दें कि एक मस्जिद और है लंगड़े हाफिज़ की मस्जिद, उस पर अभी उच्च न्यायालय में के संज्ञान में है, अभी वहाँ केस चल रहा है, इसलिए उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल 5 मस्जिद आज वाराणसी की दाल मंडी में, जिसको लेकर के आशंका जताई जा रही थी कि उसको जो है महीने के लास्ट में तोड़ा जाएगा। तो और आइए अब बात करते हैं आज की दूसरी अहम तरीन खबर के बारे में। वेस्ट बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार आई है, रोज़ाना वहाँ कोई ना कोई फैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है। और अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा फ़ैसला वहाँ की असम्बली ने और सरकार ने ये कर लिया है कि 77 मुस्लिम बिरादरियों को ओबीसी की फहरिस्त से निकाल दिया गया है, रिजर्वेशन से उन्हें महरूम कर दिया गया है और रिजर्वेशन का परसेंटेज भी कम कर दिया गया है। अब तक वेस्ट बंगाल में 17% रिजर्वेशन था और 113 ओबीसी की बिरादरियाँ ऐसी थी जिनको रिजर्वेशन था, लेकिन अब 113 में से
77 برادریوں کو نکال دیا گیا, انہیں ریزرویشن سے محروم کر دیا گیا. صرف 36 برادریوں کو رکھا گیا ہے اور انہیں ہی ریزرویشن ملے گا, بقیہ کو ریزرویشن نہیں ملے گا. ویسٹ بنگال کی اسمبلی میں ایک بل لایا گیا اور اس بل کو پیش کر کے کہا گیا کہ ٹی ایم سی کی حکومت نے سروے کرائے بغیر, جائزہ لیے بغیر 113 او بی سی برادریوں کو ریزرویشن دینا جاری رکھا ہوا تھا, جبکہ وہ حقیقت کے خلاف ہے. ان لوگوں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے. اور اب اس نئے قانون کے مطابق صرف 36 برادریوں کو ریزرویشن مل پائے گا. اب تک ریزرویشن کا کوٹا وہاں 17% تھا, اس میں سے 10% کم کر کے صرف 7% باقی رکھا گیا. اور جو مسلمانوں کی برادریاں او بی سی میں لسٹڈ تھی, شامل تھی, ان کی تعداد 77 ہے, ان سب کو نکال دیا گیا. ویسٹ بنگال کی حکومت کا کہنا ہے کہ سماجی سروے نہیں کیا گیا تھا, معاشرہ کا جائزہ نہیں لیا گیا تھا, اور جو مسلمانوں کی برادریاں ہیں وہ مالی طور پر مضبوط ہے, معاشی طور پر مضبوط ہیں, اور وہ ڈیزرو نہیں کرتی ہیں او بی سی میں ریزرویشن لینا, اس لیے نکال دیا گیا ہے. مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا یا مسلمان کہہ کر نہیں نکالا گیا, لیکن جن 77 برادریوں کو نکالا گیا ہے وہ سب کے سب مسلمانوں کی برادری ہے, مسلمانوں کی کمیونٹی ہے, اور جن کو رکھا گیا ہے ان میں مسلمان نہیں ہیں. تو یہ واضح طور پر بھید بھاؤ کیا گیا ہے ویسٹ بنگال کی اسمبلی میں باضابطہ ووٹنگ ہوئی اور 186 ایم ایل ایز نے اس کے فیور میں ووٹ کیا. ممتا بنرجی کے 60 ایم ایل ایز جو اب ممتا بنرجی سے بغاوت کر چکے ہیں, ان لوگوں نے ممتا بنرجی کو پارٹی کو عہدہ سے بھی ہٹا دیا. ان لوگوں نے دکھاوے کے طور پر احتجاج کیا, واک آؤٹ کر دیا, اور اس کے خلاف صرف 13 ووٹ پڑ سکا. 6-7 ایم ایل ایز نے تو ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. ویسٹ بنگال میں مسلمانوں کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے. اس سے پہلے ویسٹ بنگال کی حکومت یہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ وہاں یونیفارم سول کوڈ نافذ کیا جائے گا. ہندوستان کے آئین میں, دستور میں ایک پرستاؤ پاس کر کے یہ کر دیا گیا تھا کہ جو شیڈول کاسٹ ہے وہ ریزرویشن مسلمانوں کو نہیں ملے گا. یعنی آپ جس کو دلت کہہ سکتے ہیں, شیڈول کاسٹ کی کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں ان کو اسلام کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ملتا, لیکن او بی سی کو ملتا ہے. جیسے شیڈول کاسٹ سے کوئی آتا ہے اور وہ جیسے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو ریزرویشن سے محروم کر دیا جاتا ہے. مدراس ہائی کورٹ کا بھی ایک تازہ فیصلہ بھی اس بارے میں آیا ہے. لیکن جو او بی سی کی برادریاں ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے پورے ہندوستان میں, اور ہر ایک اسٹیٹ میں, یو پی, بہار, مدھیہ پردیش اور مہاراشٹرا میں بھی جو مسلمان او بی سی کی کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو سرکار ریزرویشن دیتی ہے. لیکن ویسٹ بنگال کی حکومت نے اسمبلی سے بل پاس کر کے مسلمانوں کو او بی سی کیٹیگری سے ہی ایک طرح سے ریزرویشن سے محروم کر دیا ہے. آج کی تیسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ 23 سیاسی پارٹیوں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو خط لکھا ہے, اور خط میں 3 اہم ترین مدعا انہوں نے اٹھایا ہے. موجودہ چیف جسٹس آف انڈیا ہے جسٹس سوریا کانت, ان کو 23 پولیٹیکل پارٹیوں نے خط لکھا ہے, اور 23 پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنما کا اس خط پر سگنیچر موجود ہے. اور بتایا گیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس کو کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا دھاندلی سے کام لے رہا ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا کا جو رویہ ہے وہ ایک پارٹی کے تئیں بہت زیادہ مخلصانہ ہے تو دوسری پارٹیوں کے تئیں صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ نکات یا یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے خط میں کہ جو ایس آئی آر ہوئی ہے تو ایس آئی آر میں دھاندلی کی گئی ہے, جان بوجھ کر لوگوں کے ناموں کو کاٹا گیا ہے, اور جن کے نام کو کاٹ دیا گیا دوبارہ ان کا نام نہیں جوڑا رہا. یہ تفصیل بتائی گئی کہ ایس آئی آر کے دوران لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ موجود تھے, ثبوت موجود تھا, اس کے باوجود ان کے نام کو ہٹا دیا گیا. خط میں یہ بھی کہا گیا کہ ایس آئی آر دراصل این آر سی کی ایک شکل ہے, اور سرکار ایس آئی آر کے نام پر این آر سی کرا رہی ہے اور انڈین شہریوں کو ہی شہری ماننے سے انکار کر رہی ہے. تیسرا مدعا یہ اٹھایا گیا ہے چیف جسٹس کے نام لکھے گئے خط میں کہ ووٹنگ کے دوران دھاندلی کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس دھاندلی کو نہیں روکتا ہے. ویسٹ بنگال کا حوالہ دیا گیا, بہار کا بھی لوگ حوالہ پیش کرتے ہیں, لیکن ویسٹ بنگال کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ ویسٹ بنگال میں ایس آئی آر میں دھاندلی ہوئی, کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی ہوئی, ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی, اور بعد میں بھی دھاندلی کا سلسلہ جاری رہا. جن پولیٹیکل پارٹیوں کے رہنماؤں نے اس خط پر سائن کیا ہے اس میں کانگریس کے صدر ملیکا ارجن کھڑگے کا نام شامل ہے, راہل گاندھی جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان کا نام شامل ہے, سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو شامل ہیں,
आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने इस पर साइन किया है। शिवसेना के रहनुमा उद्धव ठाकरे का सिग्नेचर मौजूद है। जो सबसे ख़ास बात है, जो अहम बात है, वो ये कि डीएमके और आम आदमी पार्टी का भी साइन इस पर मौजूद है। डीएमके और कांग्रेस में शदीद इख्तलाफ चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी पिछले दिनों इंडिया अलायंस की मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन इस लेटर पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल का भी साइन मौजूद है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इसी तरह ममता बनर्जी वगैरह का भी सिग्नेचर मौजूद है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस ख़त को सीरियस लेते हैं या यूं ही इस ख़त को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मामला बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने लगातार मीटिंग की, एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया और अब फाइनली इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीरियस लें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जो मुतअस्सिबाना रवैया अपनाया जाता है उस पर नकील कसी जाए। और आइए बात करते हैं आज की चौथी खबर के बारे में। चौथी अहम तरीन न्यूज़ यह है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा ईरान पर इसराइल हमला करेगा, इसराइल पीछे हटने वाला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले में जितने लोग मौजूद थे, जिन लोगों ने इसराइल पर हमला करने की प्लानिंग की थी, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कल यही बयान दिया था कि इसराइल ईरान के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द इसराइल ईरान पर दोबारा हमला करेगा। उनका यह भी कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन भी हो गया है, इज़राइल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन इज़राइल की अपनी पॉलिसी है और इज़राइल पीछे हटने वाला नहीं है। इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो मैंने बना रखा है, उसे ज़रूर देख लीजिए। इधर अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का सिलसिला दोबारा फिर शुरू नहीं हो सका है। कतर में बात होने वाली थी, लेकिन अभी तक बातचीत दोबारा शुरू नहीं हुई है। कतर का बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि अभी तक डायरेक्ट अमेरिका और ईरान के वफद के दरमियान बातचीत शुरू नहीं हुई है। इधर ईरान की IRGC का बयान सामने आया है कि हमारी भी उंगली ट्रिगर पर मौजूद है और अगर ज़रा सी भी गलती अमेरिका ने की या इसराइल ने की तो फ़ौरन जवाब दिया जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उधर अमेरिका में इसराइल के ख़िलाफ़ अब एहतजाज बढ़ता जा रहा है और लगातार अमेरिकी हुकूमत पर, सरकार पर यह प्रेशर बनता जा रहा है कि अमेरिकी सरकार इसराइल को दी जाने वाली इमदाद बंद करे। अमेरिका 3.3 अरब डॉलर की मदद देता है इसराइल को हथियार के लिए, जंग लड़ने के लिए। और अब बाज़ाब्ता अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल लाया जा रहा है और उस बिल को राशिदा तालिब ने भी सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। राशिदा तालिब का कहना है कि अमेरिकी कांग्रेस में जो बिल लाया जा रहा है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि अमेरिका इसराइल को फ़ौजी मदद देना बंद कर दे, क्योंकि इसराइल उस मदद के ज़रिए, पैसे के ज़रिए बेगुनाहों को मारता है, बच्चों का कत्ल करता है, जेनोसाइड करता है। राशिदा तालिब, इल्हाम उमर और इस तरह के बहुत सारे MPs हैं, उन्होंने इस बिल को सपोर्ट करने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। और आइए अब बात करते हैं आज की 5वीं और सबसे अहम खबर के बारे में। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की 117 अहम शख्सियात ने दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और मुतालबा क्या है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अब तनाज़ो और लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, रिश्ता को बेहतर बनाना चाहिए, दोनों मुल्कों में एक दूसरे के एम्बेसडर को तैनात कर देना चाहिए, वीज़ा जारी करना चाहिए, दोनों मुल्कों के शहरियों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना अब शुरू हो जाना चाहिए। 117 शख्सियात ने लेटर लिखा है। एक ग्रुप है, एक इदारा जिसका नाम है सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, इसके तहत ख़त लिखा गया है जिसमें 61 शख्सियात भारत की शामिल हैं और 56 शख्सियात पाकिस्तान की शामिल हैं। और इन लोगों ने दोनों तरफ के वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है और कई अहम मुतालबा क्या है। जिन लोगों ने ख़त लिखा है उनके नाम आप जान लीजिए। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से ये ख़त लिखा गया है और भारत की तरफ से जिन लोगों ने इस ख़त पर साइन किया है उसमें फ़ारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, जम्मू एंड कश्मीर के कई मरतबा चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। मीरवाइज़ उमर फ़ारूक का नाम शामिल है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर की साबिक़ चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है। आरजेडी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा MP मनोज कुमार झा का नाम
शामिल है। हुमायूं कबीर का भी नाम शामिल है। हुमायूं कबीर को आप जानते हैं, वही शख्स जिसने वेस्ट बंगाल में अपनी एक नई पार्टी बनाई, जिसने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और उसने ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अलायंस किया था। बाद में अलायंस ख़त्म कर लिया क्योंकि उसकी वीडियो लीक हो गई थी। तो उस हुमायूं कबीर का भी नाम शामिल है उन लोगों में जो ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को रिश्ता बेहतर बनाना चाहिए। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से जिन लोगों ने लेटर पर साइन कर रखा है उसमें साबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी का नाम शामिल है, अशरफ जहांगीर काजी का नाम शामिल है, असफन यार भंडार का नाम शामिल है, परवेज़ हूद भाई का नाम शामिल है। तो इस तरह 56 लोगों ने पाकिस्तान से इस लेटर पर साइन किया है। और जो अहम तरीन मुतालबा शामिल उसमें पहला यह कि भारत और पाकिस्तान दोनों को आपसी कशीदगी और लड़ाई को ख़त्म करके मुज़ाकरात शुरू करना चाहिए। दूसरा मुतालबा यह है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद में दोबारा हाई कमिश्नर्स तैनात किए जाएँ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या कह लीजिए जब पहलगाम में पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने आकर हमला किया, 26 बेगुनाहों को मार दिया, तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया और पाकिस्तान हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया। कह लीजिए कि अमली तौर पर एम्बेसी को भी भारत ने बंद कर दिया, चंद अफराद रह गए थे। तीसरा मुतालबा ये शामिल है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान वीज़ा सर्विस बहाल किया जाए। चौथा मुतालबा ये शामिल है कि एयर स्पेस को ओपन कर दिया जाए। अभी पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर रखा है। भारत का कोई भी जहाज़ अगर गल्फ़ जाता है तो पाकिस्तान के एयर स्पेस से नहीं गुजर पाता है और उसकी वजह से गल्फ़ का जो किराया है काफ़ी महंगा है। ख़ासतौर पर दिल्ली और आसपास से जो फ़्लाइट दुबई जाती है, सऊदी जाती है, ओमान जाती है, तो उन्हें लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता है। तकरीबन सफ़र 40 से 45 मिनट लंबा हो जाता है और इतनी देर में कितना ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किराया भी काफ़ी बढ़ जाता है। एक और अहम मुतालबा यह है कि मजहबी, सकाफ़ती और अवामी राब्ते को, कॉन्टेक्ट को फ़रोग़ दिया जाए। और एक मुतालबा ये भी शामिल है कि जम्मू एंड कश्मीर के मसले पर दोबारा बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। और पहली मरतबा ये ख़त सामने नहीं आया है बल्कि RSS ने भी कई मरतबा ये मुतालबा किया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू होनी चाहिए। RSS के चीफ है मोहन भागवत, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा था कि हम एक माशरे का हिस्सा है, पाकिस्तान एक मुल्क है, तो भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ बातचीत का चैनल शुरू करना चाहिए, रिश्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ख़ुद RSS की तरफ से ये बात कही जा चुकी है और अब बाज़ाब्ता 117 अहम तरीन शख्सियात ने, पर्सनालिटीज़ ने दोनों तरफ से यही अपील की है। एक और ख़बर इस रिपोर्ट में जान लीजिए। ख़बर यह है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला सुना दिया है। दरअसल ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका में शहरियत और नागरिकता का 200 साल पुराना कानून बदल दिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा था कि जो लोग अमेरिका में आर्जी तौर पर मुकीम हैं या गैर कानूनी तारीक़े वतन हैं, यानी इल्लीगल तरीक़े से अमेरिका में रहते हैं और उनके यहाँ अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की शहरियत नहीं दी जाएगी। दुनिया में 30 ममालिक ऐसे हैं जहाँ नागरिकता का, शहरियत का कानून यह है कि अगर उस मुल्क में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो ऑटोमेटिक वो बच्चा उस मुल्क का शहरी बन जाएगा, भले ही उसका बाप, उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों अमरीकी शहरी न हो, गैर कानूनी तरीक़े से अमेरिका में रहते हों, भारत के हों, कहीं और के हों। लेकिन अगर बच्चे का जन्म अमरीकी सरजमीन पर हुआ है तो बच्चा ऑटोमेटिक अमरीकी शहरी बन जाएगा। ये अमेरिका का तकरीबन 200 साल पुराना कानून है। इस कानून को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चेंज कर दिया और कहा यह कि अगर कोई गैर कानूनी तरीक़े से अमेरिका में रह रहा है या वो जॉब के लिए आया हुआ है, उसको परमानेंट यहाँ की शहरियत हासिल नहीं है और उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उस बच्चे को अमेरिकी शहरी नहीं माना जाएगा। इसकी वजह से अमेरिका का कल्चर बदल गया है, अमेरिका की तहजीब बदल गई है। दुनिया भर के लोग अमेरिकी शहरी बन चुके हैं, वो अमेरिकी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अब अमेरिका में ऐसा नहीं होगा और अमेरिका के जो ओरिजिनल शहरी हैं वो उस पर हावी होते जा रहे हैं। लगातार अमेरिका में इस पर बहस भी हुई, भारत का भी मजाक उड़ाया गया। भारत को जहन्नम का गड्ढा तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था और अपोजिशन पार्टियों ने भी मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया कि अमेरिका किस तरह, भारत का इस तरह मजाक उड़ा सकता है। बहरहाल ये मामला पहले गया था अमेरिका की लोकल अदालत में और लोकल अदालत ने भी
ट्रंप के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया था, उसको गलत बताया था। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी पुराने कानून को बाकी रखा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया कि कोई गैर कानूनी तारीक वतन है या आर्जी तौर पर अमेरिका में मुकीम है और उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे अमेरिका का शहरी नहीं माना जाएगा। इंडिया में भी इन दिनों शहरियत को लेकर बहस हो रही है और इंडिया में नागरिकता का, शहरियत का प्रूफ क्या होगा, सबूत क्या होगा, कुछ भी फाइनल नहीं हो सका। पासपोर्ट को सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट माना जा रहा था, लेकिन पासपोर्ट को भी सरकार ने कह दिया वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो नागरिकता का सबूत नहीं है। भारत में शहरियत के लिए क्या पैमाना है और किसको भारत का शहरी माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, इस पर एक तफसीली वीडियो मैंने बना रखी है। भारत में अलमिया और सूरत हाल ये है कि जिसके माँ बाप भारत में पैदा हुए, जो बच्चा भारत में पैदा हुआ, उसको भी इन दोनों भारतीय शहरी मानने से इनकार किया जा रहा है। उनको बांग्लादेशी बताया जा रहा है, कभी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं भारत और ईरान के बदलते रिश्ते के बारे में। ईरान की हुकूमत ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया था, लेकिन वो नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो रहे। इसके बावजूद भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से फ़ोन पर बातचीत की है। ताज़ती पैगाम का इजहार क्या है और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब ओपन रहना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया का उससे लेना देना है, पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। तो ये मुतालबा किया, ये अपील की। उसके अलावा भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ख़ुद नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से 2 लोग नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, एक बिहार के गवर्नर और दूसरे नायब वज़ीर ख़ारजा। खबर दर खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मिल्लत टाइम्स ने मिल्लत पॉडकास्ट के नाम से एक अलग चैनल शुरू किया है और पॉडकास्ट भी आना शुरू हो गया है। पहला पॉडकास्ट हमने किया है बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का, जिन्होंने कई सारी राज की बातें बताई है। बीजेपी और आरएसएस की मुसलमानों को लेकर पॉलिसी क्या है वो सब उन्होंने बता दिया है। क्यों आरएसएस ने एलके एडवाणी की जगह नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का फैसला किया था। पहली मर्तबा सुब्रमण्यम स्वामी ने उस राज से भी पर्दा उठाया है। तो मुकम्मल पॉडकास्ट मिल्लत पॉडकास्ट पर ज़रूर देखिए। उस चैनल को मैंने यहाँ कोलैब कर दिया है, आप उसको विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस पॉडकास्ट का जो इंट्रो है आप उसे यहाँ पर देखिए और फीडबैक ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर काबिलियत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, जीरो। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इतने काबिल है। अब ट्रंप बार बार भारत का मजाक उड़ाते हैं, नरेंद्र मोदी आप नौकर बनेंगे तो बीजेपी पर अभी आरएसएस का कितना कंट्रोल है? आरएसएस चाहेगी तो कोई एक कदम नहीं उठा सकते। डरपोक तो आजकल तो सबसे नंबर 1 तो हमारी अखबार है। तो उनको सरकार ने बना दिया है ना डरपोक। तो मैं क्या करूं? एक्शन होगा, एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, रेट पड़ेगी। तो यही है ना, मैं बोलता हूं मुझे कुछ नहीं करते। लेकिन आपने भी तो ट्वीट डिलीट किया है। क्या? कौन सी? पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल पर एक ट्वीट आपने किया था, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। तो मुसलमानों के लेकर के क्या प्लानिंग है आरएसएस? मुसलमान के लिए हम क्यों करें? मुसलमान भी हमारे हिंदू हैं, तो मुसलमान जैसे लगना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, ये नॉट अलाउड। तुम जाके पाकिस्तान में करो, यहाँ नहीं होगा। मतलब दाढ़ी इंडिया में अलाउ नहीं है? नॉट। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला। लेकिन जो मैंने स्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मैंने स्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी? नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। भारत का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नरसिम्हा राव। सबसे बड़ा गद्दारी की अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या गद्दारी क्यों? और मोदी जो विदेश में जाता है वहाँ विदेशी महिलाओं के साथ लूट में रहता है, ये सब बातें मानने लग गए हैं। क्यों इंडिया ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ? डरपोक हैं हम।
अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।